कभी कभी इंसान को दूसरों के किए की सजा भी भुगतनी पड़ती है। कभी माँ बाप के गुनाह औलाद के आगे आ जाते हैं, उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। तो कभी बहन भाइयों के गुनाह एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में यही रिवाज है कि अगर एक बहन घर से फरार हो जाए तो फिर लोग दूसरी बहन का रिश्ता भी नहीं डालते कि ये भी बदकिरदार होगी। इसी तरह अगर कोई भाई नशे की लत में मुब्तला हो जाए तो लोग उसकी बहन का रिश्ता नहीं लेते कि इसका भाई तो नशेड़ी है, हम ऐसे लोगों से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। माँ बाप अगर किसी वजह से अलग हो जाए या दूसरी शादी कर लें या किसी औरत को तलाक हो जाए तो फिर उसकी बेटी के बारे में भी यही समझा जाता है कि ये भी मुस्तकबिल में तलाक ही लेगी। हमारा मुआशरा ऐसा है जहां हम किसी एक इंसान को उसके किरदार पर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों के किरदार से जज करते हैं। अगर माँ खराब है तो ये बात अखज़ कर ली जाती है कि बेटी भी खराब होगी और फिर बेटी को उस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है जो उसने किया भी नहीं होता। और बिल्कुल इसी तरह अगर बाप दूसरी औरत से शादी कर ले, पहली बीवी को तलाक दे दे, तो वो पहली बीवी अपने बच्चों समेत बुरी तरह से रुल जाती है। कोई उसकी बच्चियों से शादी नहीं करना चाहता, जबकि हकीकत तो ये होती है कि इसमें अक्सर पहली बीवी का ज्यादा कसूर नहीं होता, और अगर वो कसूरवार हो भी तो उसकी बेटियों का तो कोई कसूर नहीं होता। मगर ये मुआशरा हर उस रिश्ते को सजा देता है जो किसी गलत इंसान के साथ जुड़ा हो। मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने से जुड़े रिश्तों की वजह से वो सजा उठाई जिसके बारे में बात करते हुए भी मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन अगर भरी पंचायत में हजारों लोगों के दरमियान उसे बेआबरू करने की कोशिश की जाए तो फिर उसके पास मौत के सिवा शायद और कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी आज की ये कहानी हमारे उस संगदिल मुआशरे से एक जंग है, ऐसे लोगों से जो दूसरों की जिंदगियों को बिना कसूर के अजीरन करने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ ना सिर्फ खुद आवाज बुलंद करना चाहती हूँ बल्कि चाहती हूँ कि मेरी इस कहानी को आखिर तक सुनकर आप भी अपनी आवाज हर उस जुल्म के खिलाफ बुलंद करें जो आपके इर्द गिर्द हुआ या फिर आपके खुद के साथ हो रहा है। जब तक हम अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कड़कती धूप थी, भरी दोपहर 2 बजे का वक्त था। अब्बा ने अपनी मखसूस तहबंद बांधी थी, सर पर पगड़ी रखते हुए वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई बात चल रही हो। उनकी उंगलियां मुसलसल हरकत में थी। वो कभी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते, कभी मूंछों पर हाथ लगाते। मैंने आज तक अब्बा को इस तरह की कैफियत में नहीं देखा था। मेरे अब्बा तो बहुत शांत स्वभाव वाले थे, हमेशा बहुत नरम रहते। अब्बा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, ना कभी मेरी माँ से कोई झगड़ा किया था। अब्बा की तो सारे गांव में बड़ी तारीफ होती थी, लेकिन आज अब्बा बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे थे, बहुत उलझे हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं वजह तो मुझे भी मालूम थी कि अब्बा क्यों परेशान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब्बा को इस कदर परेशान होने की क्या जरूरत थी। ना ही अब्बा ने कोई गलती की थी, ना ही हमारा कोई गुनाह था, तो फिर अब्बा को किस बात की फिक्र थी। मैं बस खामोशी से एक कोने में बैठी अब्बा पर नजर जमाए हुए थी कि अब्बा एकदम ही मुझसे कहने लगे, बात सुन मेरी रानी, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रानी की अम्मा, तुम घर का दरवाजा बंद कर लो, मैं पंचायत जा रहा हूँ। जो गुल तुम्हारे बेटे ने खिला दिया अब उसे हमें भुगतना होगा, ना जाने पंचायत क्या फैसला करेगी। मेरे अब्बा ने एक गहरी नजर मुझ पे डाली थी, कहने लगे, रानी की माँ, बेटी की हिफाजत करना, तुझे तो गांव के अंधे कानून का पता है ना। मेरी अम्मा ने अपनी नम आंखों से अब्बा की तरफ देखा और अब्बा तेज तेज कदम उठाते घर से निकल गए। अब्बा के जाते ही अम्मा ने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। मैं जो सिर्फ 16 साल की थी, मैंने अम्मा से डर के पूछा, अम्मा अब क्या होगा? पता नहीं पंचायत क्या फैसला देगी। ऐसा ना हो हमारी जमीनें ले ली जाए या फिर हमें गांव से ही निकालने का फैसला कर दिया जाए। भाई ने अपनी मोहब्बत पाने के लिए हमें किस अजाब में डाल दिया। अपने अब्बा की झुकी कमर और आंसुओं भरी आंखों ने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। मैं परेशानी से अम्मा के पास चारपाई पर बैठी तो अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, अगर जमीनें जाती हैं तो जाए,
ये छत जाती है तो जाए, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। हम गरीब लोगों के लिए इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया, जबकि अम्मा की बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं जान नहीं सकी थी कि अम्मा की इस बात के पीछे क्या मतलब है। मैं तो ये जानती थी कि पंचायत के फैसले चौधरी साहब करते हैं और वो अक्सर ही गांव के लोगों के खिलाफ होते हैं। लेकिन अम्मा की बातें मेरी समझ से बाहर इसलिए थीं क्योंकि अम्मा एक ऐसे गुनाह की बात कर रही थी जो मैंने या अब्बा ने नहीं, बल्कि मेरे भाई ने किया था। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे अम्मा की हर बात समझ आ गई, जब बुरी तरह से हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। ऐसा लगता था जैसे अगर अम्मा ने दरवाजा न खोला तो आने वाले दरवाजा तोड़ देंगे। घबरा के अम्मा ने पूछा था, कौन है? तो आवाज आई थी कि हम चौधरी के लोग हैं, पंचायत से आए हैं, दरवाजा खोलो। अम्मा घबरा कर कहने लगी, करमदीन पंचायत नहीं तो गया है। वो आदमी कहने लगे, हाँ करमदीन भी हमारे साथ है, तुम दरवाजा तो खोलो। अब्बा का नाम सुनते ही अम्मा ने झट से दरवाजा खोल दिया। सामने चौधरी के लंबे चौड़े आदमी खड़े थे, उनके हाथों में डंडे थे। दो आदमी अंदर आए, मुझे बाजू से पकड़ के घसीटने लगे। उनकी इस हरकत पे मेरी जान निकल गई। मैं अम्मा अम्मा कह के चीख रही थी, जबकि अम्मा और मेरे अब्बा मेरे पीछे पीछे गिरते पड़ते आ रहे थे, रोते हुए फरियाद कर रहे थे कि रानी को छोड़ दो। लेकिन वो चौधरी के हुक्म पर आए थे, इसीलिए किसी तौर भी वो मुझे नहीं छोड़ सकते थे। यहाँ तक कि मुझे घसीटते हुए पंचायत में पहुंचा दिया गया। बगैर चुन्नी के मैं ऐसे ही पंचायत में खड़ी थी। मेरी चुन्नी कहीं रास्ते में ही रह गई थी और अब मेरी अम्मा के हाथ में थी। मेरा घाघरा, मेरी चोली मिट्टी में अट चुका था। मेरी चोली की हालत भी काफी खराब हो गई थी। कुछ डोरियां टूटने से गला नीचे को ढलक गया था और मैं परेशानी के आलम में अपने आप को बाजुओं में समेटे पंचायत में खड़ी थी, जहां चौधरी बड़ी गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। गांव वालों की नजरें भी मेरे वजूद पर जमे थी। मेरी आंखों से खुद बखुद आंसू बह रहे थे। गांव में कोई लड़की बगैर चेहरा ढांपे घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं यहाँ भरी पंचायत में चुन्नी के बगैर खड़ी खुद को एक तरह से बड़ाना महसूस कर रही थी। लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। दबी दबी आवाजें मुझे भी सुनाई दे रही थी कि ये करमदीन की बेटी है, ये तो बड़ी खूबसूरत और जवान है, लेकिन अब ये चौधरी के कहर से नहीं बच सकती। अब इसकी इज्जत तो चौधरी के ही हाथ में है। गांव वालों की बातें सुन के मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। मेरा सारा वजूद हौले हौले लरज रहा था। मेरे भाई के गुनाह की सजा शायद मुझे मिलने वाली थी, लेकिन क्यों? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। जब गलती मेरे भाई की थी तो फिर सजा मैं क्यों भुगतती? चौधरी ने आर पार होती निगाहों से मुझे देखा। कहा, तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने सीधा मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, इसलिए अब फैसला तो बराबर का होगा। जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत। और फिर भरी पंचायत में चौधरी ने जो फैसला सुनाया था वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सारे गांव वालों के सामने चौधरी ने मेरे साथ। हमारा एक छोटा सा गांव था जहां पर हम पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। हर चीज अपनी डगर पर बिल्कुल ठीक जा रही थी। अब्बा की जमीनें थीं जहां थोड़ी बहुत फसलें उगती, अब्बा उन्हें शहर में फरोख्त कर देते। जो भी पैसा हासिल होता उसका एक हिस्सा गांव के चौधरी को जाता। बाकी पैसों से हम आराम से सारा साल अपना गुजर बसर करते रहते। मैंने गांव के ही प्राइमरी स्कूल से 5वीं क्लासें पढ़ रखी थी। मेरे भाई ने भी इतनी ही तालीम हासिल की थी। इसके बाद वो अब्बा के साथ खेतों में लग गया। अब्बा और भाई मिलकर सारा दिन खेत संभालते और मैं और अम्मा घरदारी। गांव में हमारा काफी लोगों के घर आना जाना था। सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ऐसे ही मैं 16 साल की हो गई थी। मेरी गांव में काफी सहेलियां भी थी। मैं अक्सर शाम के वक्त अपनी सहेलियों के पास भी चली जाया करती थी। ऐसी ही एक शाम मैं अपनी सहेलियों के पास से वापस घर लौटी तो मेरा भाई चारपाई पर खामोश सा लेटा हुआ था। मैंने उसे देखा तो उसके पास चली गई। पूछा, क्या बात है अदा साईं, किसी चीज की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरा भाई कभी इस तरह इस वक्त घर की चारपाई पर नहीं लेटता था। वो तो बहुत मेहनत से काम करने वाला था। शाम गए तक फसल के पास ही रहता था।
मेरी बात सुनकर मेरा भाई उठ के बैठ गया। कहने लगा, हाँ गुड़िया, जरूरत तो है, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। अदा साईं के चेहरे के तासुरात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा था। मैंने पूछा, अदा साईं बताएं तो सही, किस चीज की जरूरत है? अगर बहन के बस में हुआ तो जरूर पूरा करेगी। मुझे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने लाड से भाई के गले में अपनी बाहें डाल दी। कहा कि आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। मेरी बात सुनकर अदा साईं मुस्कुराए, मेरे सर पर हाथ रख के मुझे अच्छी जिंदगी की दुआ देते हुए कहने लगे, बस गुड़िया, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर इंसान को कुछ समझ नहीं आता। यूं समझ लो कि मुझे भी मोहब्बत हो गई है। अदा साईं की ये बात सुनके मैं पूरी तरह से उछल पड़ी। फिर मैं जल्दी से उनके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा, मुझे बताएं तो सही, भाभी कौन है, कहाँ रहती है? हमारे गांव की है ना? मैं धूमधाम से अपने भाई की बारात लेके जाऊंगी। मेरे अदा साईं की बारात में सारा गांव नाचेगा। भाई की मोहब्बत का सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही थी, जबकि भाई के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वो कहने लगे, ना तेरे भाई की बारात जा सकती है, ना तेरी भाभी हमारे घर आ सकती है। मोहब्बत अपने जैसों में हो तो मिल जाती है, लेकिन अगर रास्ते जुदा हो तो मोहब्बत एक नहीं हो सकती। अदा साईं की बातें सुन के मैं हैरान हुई। मैंने कहा, आप मुझे बताएं तो सही, भाभी कौन है? मैं खुद बाबा जान से बात करूंगी, अम्मा से भी बात करूंगी, मैं सबको राजी कर लूंगी और आपका रिश्ता लेके जाऊंगी। मेरा भाई गांव का सबसे कड़ियल जवान है। इतने घबरू जवान के लिए भला कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? मेरी बात पर भाई मुर्दा हंसी हंसा। कहने लगा, तेरे लिए तेरा भाई कड़ियल जवान है, लेकिन तेरे भाई को जिससे मोहब्बत हुई है ना, उसके घर वालों की नजर में वो कम्मी कमीन है। भाई की बात सुनकर मैं एकदम से हिल गई, क्योंकि इतना तो मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हमारे गांव वाले किसकी नजरों में कम्मी कमीन है। मैंने बहुत झिझकते हुए भाई से कहा कि आप क्या चौधरी साहब की बात कर रहे हैं? क्या उनके घर की किसी लड़की से? मेरी बात पर अदा साईं ने नजरें चुरा ली और उनकी नजरें चुराने के अंदाज ने मुझे ये बावर करवा दिया कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो आहिस्तगी से कहने लगे, हाँ, फसलों का हिसाब किताब करने के लिए मुझे चौधरी साहब के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी फसलों का हिसाब किताब रखते हैं ताकि अपना हिस्सा हमसे वसूल कर सके। बस उसी हिसाब किताब को देने के लिए हवेली गया था और वहां मेरी नजर महाजबीन पर पड़ गई। मुझे क्या मालूम था कि इस हिसाब किताब के देने के चक्कर में मेरी दुनिया ही लुट जाएगी। महाजबीन को देखने के बाद उस हवेली से मेरा जिस्म तो वापस आ गया है, लेकिन मेरी रूह वहीं रह गई है। अगर बात सिर्फ एक तरफा मोहब्बत की होती तो शायद मैं खामोश हो जाता, अपने जज्बात पर बंद बांध लेता, मगर महाजबीन भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी उसने मुस्कुरा कर मेरी नजरों को खैर मुकद्दम किया था। फिर कभी कभी वो चोरी छुप के मुझसे मिलने खेतों में भी आ जाया करती थी, लेकिन अब उसका रिश्ता कहीं तय हो रहा है और वो शादी करने पर मजबूर है। और यही बात मेरे दिल को कचौके लगा रही है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर तीसरे को कैसे शामिल कर सकते हैं। कुछ देर पहले वो खेतों में आई थी, बता रही थी कि अगले हफ्ते उसकी शादी है और अगर शादी से पहले मैंने कुछ ना किया तो वो अपनी जान दे देगी। ये कहते हुए भाई ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। कहने लगे, मैं किस कदर मजबूर मर्द हूं, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने भाई का हाथ थामा और कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। दो मोहब्बत करने वालों की तो दुआएं भी कबूल होती हैं। मेरी बात सुन के भाई ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। कहने लगा, मेरी मोहब्बत को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये खौफ सताता है कि मेरा उठाया हुआ कोई भी कदम मेरी गुड़िया की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डाल के अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं करना चाहता। भाई की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी मोहब्बत को मेरे लिए कुर्बान करना चाहते थे, जबकि मेरी जिंदगी उनकी खुशियों से वाबस्ता थी। हम दो ही तो बहन भाई थे। सारा बचपन भाई ने मेरा ख्याल रखा था। वो हर कदम पर मेरे मुहाफिज थे। फिर कैसे मैं उन्हें इस कदर दुखी देख सकती थी? मैंने भाई से कहा कि अगर आपको महाजबीन से इतनी ही मोहब्बत है अद्दा साईं, तो फिर आप उसके साथ कहीं दूर चले जाएं। ज्यादा से ज्यादा पंचायत बैठेगी
और ये फैसला होगा कि आपको दोबारा इस गांव में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप इतनी दूर निकल जाना कि कोई चाह कर भी आपको तलाश ना कर सके। भाई ने इनकार में सर हिलाया। कहने लगा, पगली, ये गांव है, यहाँ के रस्मों रिवाज बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आज तक हमने कभी तुझे पंचायत में जाने नहीं दिया, ना तुझे गांव की सजाओं के बारे में बताया है, ताकि तू खौफजदा ना हो, इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है। और फिर भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद रात के अंधेरे में महाजबीन हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। इत्तेफाक था कि अम्मा अब्बा दूसरे गांव शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और अदा साईं थे। मैंने दरवाजा खोला। चौधरी साहब की इकलौती लाडली बेटी महाजबीन को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। फिर जल्दी से उसे घर के अंदर लाई। वो घर में आते ही भाई से कहने लगी, अगर आप मुझे यहां से लेकर फरार ना हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुबह मेरी लाश गांव के कुएं से मिल जाएगी। ये सुनकर भाई परेशान हो गए। उसे समझाने लगे, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी ना हुई। और फिर बिलाखिर भाई उसे लेकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। मैं उनकी मोहब्बत की गवाह थी। मैं जानती थी कि भाई ने चौधरी साहब की बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अगले ही दिन सारे गांव को ये खबर मिली कि मेरा अदा साईं जोर जबरदस्ती से चौधरी साहब की बेटी को अगवा करके ले गया है। और उसके बाद सारे गांव में हलचल मच गई। हर कोई हमें बुरा भला कहने लगा। अम्मा अब्बा भी दूसरे गांव से लौट आए। ये सब सुन के मेरी अम्मा की तो जान निकल गई थी। चौधरी साहब ने हवेली में मेरे बाबा जान को बुला लिया था और फिर न जाने क्या बात हुई कि पंचायत बिठाने का फैसला किया गया। पंचायत के नाम पे बाबा बहुत ज्यादा खौफ का शिकार थे। और फिर मुझे पंचायत में बुलवाया गया और जिस अंदाज में मैं पंचायत में पहुंची थी, मैं शर्म से जमीन में गड़ रही थी। ना मेरे पास चुन्नी थी, ना ही कोई इस बात की किसी को परवाह थी कि मैं भी इस गांव की ही बेटी थी। सारे गांव वालों की नजरों में तो मैं और मेरा घराना मुजरिम थे, क्योंकि हमने चौधरी साहब की इज्जत पे हाथ डाला था। और फिर भरी पंचायत में चौधरी साहब ने इज्जत के बदले इज्जत की आवाज उठाई और फैसला सुनाया कि वो यहाँ सारे गांव वालों के सामने इसी वक्त मुझे अपने निकाह मिलेंगे और मैं सारी उम्र उनके साथ हवेली में कैद रहूंगी। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि चौधरी साहब उम्र में मेरे बाप से भी बड़े थे। उनकी बीवी हयात थी। पहली बीवी के होते हुए वो मुझसे शादी की बात कर रहे थे। सच तो ये था कि चौधरी साहब की नजर मुझ पर खराब हो गई थी। इसी वजह से शायद पंचायत बिठाने का फैसला किया गया था। गांव वाले सब चौधरी साहब के फैसले पर राजी थे, सिवाय मेरे और मेरे माँ बाप के। मैंने साफ साफ लफ्जों में भरी पंचायत में चीख चीख के कहा था कि मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन चौधरी से शादी नहीं करूंगी। चौधरी की बेटी अपनी मर्जी से मेरे अदा साईं के साथ गई है। चौधरी साहब के लिए हम कमी कमीन होंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाले इन बातों को नहीं मानते। मैंने गुस्से से कहा कि अगर सजा देनी है तो अपनी बेटी को दीजिए, क्योंकि गुनाहगार वो है। रात के अंधेरे में हवेली की दीवार फलांग कर आपकी बेटी हमारे घर आई थी। ये सुनना था कि चौधरी साहब का गुस्से से माथा ठनक गया। वो बड़ी तेजी से मेरे करीब आए, मुझे अपने बाजुओं में जकड़ते, मेरे मुंह को अपने हाथों में दबाते कहने लगे, छोरी अपनी औकात में रह, वरना तुझे जमीन के अंदर उतार दूंगा। होना तो ये चाहिए था कि मैं खौफ से कांप जाती या फिर बेहोश हो जाती, क्योंकि चौधरी साहब का रोब और दबदबा बहुत था। लेकिन उस वक्त ना जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने दोनों हाथों से जोर से चौधरी साहब को धक्का मारा और वो जमीन पे गिर पड़े। उनके पास थूकते हुए मैंने कहा, आप जैसे लोगों को खुदा से डरना चाहिए, जो दूसरों की इज्जत पर दिन दहाड़े हमला करता है। मेरे भाई ने आपकी बेटी की इज्जत नहीं खराब की, वो उसे शादी करने के लिए लेकर गया है। अगर आप इज्जत से खुद उसे मेरे भाई के साथ रुखसत करते तो आपकी बेटी आपके मुंह पर यह कालक ना मलती। हम गांव के लोगों को बुरा कहने के बजाय अपनी तरबियत को कोसे, अपनी बेटी को ढूंढे और उसे पकड़े, उससे पूछे कि उसने क्यों आपकी इज्जत को खराब किया। मेरी इस हरकत पर चौधरी साहब ने अपने बंदों को इशारा किया और वो मुझे खींचते हुए चौधरी साहब की हवेली ले गए और पंचायत में ये बात वाजे कर दी गई कि अब मैं बगैर निकाह के चौधरी साहब की गुलामी में रहूंगी। मेरे माँ बाप पीछे से बेहाल हो चुके थे, जबकि मैं चौधरी साहब के बंदों के रहमो करम तर थी। यहाँ तक कि मुझे हवेली में ले जाकर भेज दिया गया। चौधरी साहब की बीवी ने मुझे देखा तो मेरे करीब आ गई। सारे मामले की खबर उन्हें भी थी।
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगी, मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा सकी, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी की मोहब्बत से मैं वाकिफ थी, मगर मैं अपने शौहर के आगे मजबूर थी, मगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं रहने दूंगी। उन्होंने अपने खास मुलाजिम को इशारा किया और हवेली के पिछले दरवाजे से मुझे उसके साथ निकाल दिया। वो मुलाजिम मुझे सीधा शहर पर एक बंगले पर ले गया। मैं खौफ खा रही थी कि न जाने मेरे साथ आगे क्या होगा। मैं तो चौधराइन पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अंदर जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां मेरा भाई और उसकी बीवी मौजूद थे। मेरे भाई ने मुझे सीने से लगाया, कहने लगे, मैं जल्दी अम्मा जान और बाबा जान को भी बुलवा लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम शहर में ही रहेंगे। फिर भाई ने बताया कि महाजबीन की मां ने उनका साथ दिया था और उन्हें यह पनाहगाह दी थी, और साथ ही इस बात का भी यकीन दिलाया था कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद मेरे माँ बाप भी गांव छोड़कर हमारे पास आ गए। मेरे पीछे हवेली में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन चौधराइन ने सब कुछ संभाल लिया था और मैं चौधरी साहब के अताब से बच गई थी। आज हम शहर में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गांव के फरसूदा निजाम के खिलाफ अब आवाज उठाई जाए। वक्त आ गया है कि हम गांव में रहने वाले लोगों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बात करें और ऐसे जमींदारों और चौधरी लोगों के खिलाफ बाकायदा कानून साजी हो जो गांव के लोगों से जीने का हक छीन लेते हैं।